वेलकम टू एक्सट्रीमिटीज क्लासेज गंगानगर। मैं प्रकृति स्वामी आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ तत्व यौगिक और मिश्रण। पदार्थ के बारे में हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। अब हम पदार्थ के बारे में कुछ और चीजें पढ़ते हैं। पदार्थ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। जो हमारे पास शुद्ध पदार्थ है उसको तत्व और यौगिक के अंदर डिवाइड किया गया है कि तत्व और यौगिक है वो शुद्ध पदार्थ के अंदर आते हैं। अशुद्ध पदार्थ के अंदर हमारे पास मिश्रण आते हैं, जैसे समांगी और विश्रावांगी मिश्रण दोनों हो सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि तत्व क्या होता है। ठीक है, तत्व होता है ना वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर बनते हैं, जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, वो होते हैं हमारे पास तत्व। कि तत्व क्या होंगे? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ या द्रव्य होंगे जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। या कह सकते हैं पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों के अंदर विभाजित नहीं किया जा सकता, वो होते हैं हमारे पास तत्व। तत्व है उनका जो नामकरण है कि तत्व क्या है, उनका नाम जो था वो रॉबर्ट बोल ने दिया था 1961 के अंदर। जो परिभाषा थी वो लेवासिये ने दी थी। ठीक है, लेवासिये को फादर ऑफ रसायन विज्ञान कहते हैं। तत्व की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो ठोस, द्रव, गैस, जो हमारे पास पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं थी वही तत्व की भौतिक अवस्थाएं हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम रासायनिक संबंध के आधार पर तत्व को तीन टाइप्स के अंदर बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु, जिसके बारे में हम आगे जाके ढंग से पढ़ेंगे डीपली। अभी तक हम बात करें कि पूरे हमारे पास जो हमारा ब्रह्मांड है या फिर अपनी जो पृथ्वी है उसके अंदर अभी तक हमें कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं। हमारे पास अभी 118 तत्व हैं जो ज्ञात हैं, जिसके अंदर 98 जो है वो तो है नेचुरल प्राकृतिक, और 26 है वो है आर्टिफिशियल या कृत्रिम, जो मतलब मानव के द्वारा निर्मित है। ठीक है, अब जो 117 और 118 थे वो ऑर्गेनाइजेशंस और टेनिसाइन है। अब हमने पदार्थ की जो परिभाषा थी वो अभी पढ़ी थी कि पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, या फिर हम कह सकते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने द्रव्य जिसे तोड़ा ना जा सके। फिर हम देखते हैं कि तत्व जो है उनका जो मतलब हमने तत्व को ज्ञात कर लिया कि हमारे पास हाँ इस तरह से हमें नेचर से तत्व मिल गए, पर अब उनको जैसे हम कहें कि प्रतीक रूप के अंदर लिखने के लिए कि उसे कैसे अरेंज किया जाए, उन्हें कैसे लिखा जाए, जिनके बारे में हम कैसे ढंग से अध्ययन कर पाए, उसके लिए सबसे पहले डाल्टन थे जिन्होंने प्रतीकों का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया था। जैसे हाइड्रोजन के लिए उन्होंने क्या किया, एक गोला उसके अंदर एक पॉइंट लगा दिया कि ये भाई हाइड्रोजन है। आयरन के लिए गोले के अंदर आई लिख दिया, सिल्वर के अंदर गोले के अंदर एस लिख दिया। इस तरह से उन्होंने किया, पर ये बहुत ज्यादा तत्वों के लिए इतने वो बनाना वो मुश्किल था अलग अलग टाइप्स के अंदर। तो उनके बाद जो ब्रिजलियस थे उन्होंने अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर लिखा, जैसे सिलिकॉन, थोरियम, सेलेनियम ये लिखे। पर ये भी तो क्या थे, हमारे पास काफी नहीं थे अल्फाबेटिक ऑर्डर से अंदर ही, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज अलग थी सबकी, तो उन्होंने किस तरह से रखा। फिर हमारे पास डोबेराइन जो थे उन्होंने अपना त्रिक नियम दिया। उन्होंने क्या किया, जो हमारे पास लिथियम है और जो हमारे पास क्लोरीन है, इन दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो कैल्शियम के द्रव्यमान के बराबर होता है। इस तरह उन्होंने ये नियम बना के कुछ एक तत्वों को अरेंज किया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तीन तत्वों का जो समूह है, ठीक है, पहले और तीसरे तत्व का जो द्रव्यमान का औसत है वो बीच वाले तत्व के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे लिथियम और क्लोरीन का जो द्रव्यमान है उनका औसत निकालेंगे तो वो कैल्शियम के बराबर होगा। सोडियम और ब्रोमीन है उनका जो द्रव्यमान है वो एसआर के बराबर होगा, और पोटेशियम और आयोडीन है तो उसका बेरिलियम के बराबर होगा। इस तरह से उन्होंने किया, पर ये भी बहुत ज्यादा तत्वों के लिए पॉसिबल नहीं था। तो हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद न्यूलैंड्स थे, उन्होंने अपना अष्टक नियम दिया 1866 के अंदर। उन्होंने कहा जो हमारे पास संगीत के अंदर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरह उन्होंने अरेंज किया कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरह उन्होंने अरेंज किया। पर ये जो उनका जो नियम था, जो अष्टक सिद्धांत था, वो सिर्फ लागू हुआ हाइड्रोजन से लेके थोरियम तक। उन्होंने 56 उस टाइम तक हमारे पास 56 एलिमेंट थे
उन्होंने उनको अरेंज कर दिया, पर जो उनका जो नियम था कि जैसे नी आ गया, नी के बाद वापस 7 है तो वापस उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, चाहे हाइड्रोजन की, फेरस की, क्लोरीन की, या फिर ये कहें जैसे रे के अंदर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है। पर उनका जो ये नियम था ना वो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था, उसके बाद नहीं हो पाया था। और या फिर हम कह सकते हैं कि उनका जो ये न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो सिर्फ हल्के तत्वों के लिए ही ठीक था, बाकियों के लिए नहीं था। नोबल गैसों की खोज उनके बाद के अंदर ही उनका जो अष्टक सिद्धांत था उसके बाद हुई, तो वो उसके अंदर नोबल गैस को भी अरेंज नहीं कर पाए, तो फिर ये भी नियम जो था वो हमारे पास लागू नहीं हुआ। फिर हमारे पास मेंडलीफ थे, उन्होंने आवर्त सारणी दी। उनके टाइम तक 63 तत्व ही अवेलेबल थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, भार के बढ़ते क्रम के अकॉर्डिंग उन्हें जचा दिया, पर उस टाइम हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं थी। उन्होंने क्या किया, 8 ग्रुप बनाए, ठीक है, वर्ग के, और 6 आवर्त बनाए उन्होंने, ठीक है, 8 ग्रुप बनाए और 6 पीरियड बनाए उन्होंने। पर हमारे पास 63 तत्व अवेलेबल थे, ठीक है, ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जानकारी, तो ये भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास आई मोजले महोदय। मोजले महोदय ने पूरी आवर्त सारणी अभी फिलहाल चल रही है, हम कह सकते हैं उसे आधुनिक आवर्त सारणी दी, ठीक है। उनका जो आधार था कि उन्होंने कैसे अरेंज किया तत्वों को, तो वो उनका जो आधार था वो था परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक हमें पता है क्या होता है, ठीक है, जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो हमारे पास क्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बांटा। उन्होंने जो वर्ग है, जो ग्रुप होता है, उनको 18 के अंदर, आवर्त जो होते हैं उनको 7, ठीक है, उन्होंने क्या किया, 18 वर्ग को 7 आवर्त के अंदर बांट दिया, ठीक है। फिर जो उनका जो परमाणु जो आकार होता है, उनकी मोजले की आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग परमाणु का जो आकार होता है वो क्या होता है, बाएं से हम दाएं की ओर जाएंगे, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे ना, तो त्रिज्या क्या होती है, घटती जाती है। ये जो सिस्टम होता है वो होता है आवर्त के अंदर, ठीक है। और वहीं हम अगर ऊपर से नीचे की ओर आ जाएंगे तो क्या होगा, आकार होगा जो बढ़ता जाएगा, ठीक है, वर्ग के अंदर, क्योंकि हमें बाएं से दाएं कैसे चलना होता है, आवर्त के अंदर, ठीक है, और ऊपर से नीचे कैसे आना है, वर्ग के अंदर। तो हमारा क्या होगा, बाएं से दाएं आएंगे तो त्रिज्या घटेगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार क्या होगा, हमारा बढ़ता जाएगा। या फिर आवर्त के अंदर तो क्या होगा, लेफ्ट से हम राइट जाएंगे, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को जो त्यागने की प्रवृत्ति है वो घटती जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या है, प्रवृत्ति घटती जाती है। और अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है उस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो तत्व हैं उनके रासायनिक आबंध के आधार पर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया तत्वों को, धातु, अधातु और उपधातु। ये जो अलग अलग प्रॉपर्टीज थी उसकी, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बांटा। अब उन्होंने धातु किन तत्वों को कहा, जो धातु क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, ठीक है, जो तत्व क्या है, चमकीले होते हैं, उन्होंने धातु कह दिया। जो चमकहीन होते हैं या फिर साधारण होते हैं उन्हें अधातु कह दिया। कुछ दोनों के प्रॉपर्टी रखते हैं, कुछ चमकीले भी हैं, कुछ चमकहीन भी हैं, उन्हें उपधातु कह दिया। जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं विद्युत के, और जो अधातु होते हैं वो खराब चालक होते हैं। पर इसके अंदर हमारे पास ग्रेफाइट जो है वो अपवाद है, ठीक है। उपधातु है वो औसतन है, कुछ एक जो है वो चालकता भी रखते हैं, कुछ एक चालकता नहीं रखते हैं, या कुछ ये कहें कि अच्छे चालक नहीं होते, मीडियम होते हैं, ठीक है। फिर ताप की बात करें, ताप की चालकता, ठीक है, ताप की चालकता के अंदर हम कहेंगे कि ये क्या होते हैं, जो धातु है वो है अच्छे चालक होते हैं। हमारे धातु क्या होते हैं हमारे पास, ताप के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि धातु क्या होते हैं हमारे पास, अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। पर हमारे पास एक अपवाद है, पीबी, लेड, ये क्या होता है, कम चालक होता है। अधातु खराब चालक होते हैं, उपधातु औसतन कह सकते हैं। कठोरता, धातु जितनी भी है वो सब की सब क्या होती है, कठोर होती है, ठीक है। हमारी जो रसायन विज्ञान है वो अपवाद से भरी पड़ी है। अधातु के अंदर हम कहेंगे कि क्या होते हैं, अधातु नरम होते हैं, पर हीरा और जो हीरा है वो क्या है, हमारे पास अपवाद है। वैसे अधातु होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। उपधातु सामान्यतः तो क्या होते हैं, ठोस होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं उनकी प्रकृति।
प्रकृति के अंदर पढ़ते हैं, जो ठोस होते हैं ना, मतलब धातु है वो ऑलमोस्ट क्या होंगे, ठोस ही होंगे, पर मरकरी को छोड़कर, ठीक है, मरकरी हमेशा द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो बॉइलिंग और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक नॉर्मल होता है, ठीक है। फिर हम उपधातु के बारे में पढ़ते हैं कि उनका बॉइलिंग और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो औसतन होता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि धातु होते हैं ना, वो नेचर के अंदर क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। धातु क्या होते हैं हमारे पास नेचर के अंदर, बेसिक होते हैं, ठीक है, क्षारीय होते हैं। और जो अधातु होते हैं वो हमारे नेचर के अंदर एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। और जो उपधातु होते हैं ना, उपधातु कह रहे हैं यार इसके अंदर सब चीजें औसतन औसतन चल रही हैं, सामान्य सामान्य चल रही हैं, तो इसके अंदर भी क्या होता है, जो उपधातु है उसके अंदर एसिड और बेसिक दोनों नेचर पाए जाते हैं, इसलिए इनको एम्फोटेरिक कहते हैं, ठीक है। फिर हम उदाहरण देखते हैं धातु, जैसे हमें पता है चमकीले कौन से धातु होते हैं, सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा हुआ, लोहा हुआ, ठीक है, ये होते हैं। जो धातु होते हैं उनके क्या है, हम वायर्स बना सकते हैं, चद्दर बनाए जा सकते हैं उनसे। अधातु होते हैं वो होते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, ठीक है, इसके हम तार और चद्दरें वगैरह कुछ नहीं बना सकते। और जो उपधातु होते हैं सिलिकॉन, बोरोन, ये सब होते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। शुद्ध पदार्थ के अंदर हमने तत्व के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अब बारी है यौगिक की। शुद्ध पदार्थ के अंदर तत्व और यौगिक होते हैं, उसके अंदर अब हम पढ़ रहे हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है, वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, ठीक है। यौगिक क्या होगा, यौगिक के अंदर तत्व होंगे, दो या दो से ज्यादा होंगे, पर एक जो अनुपात होगा वो क्या होगा, इनका निश्चित होगा। और वो जो एक दूसरे से जुड़े होंगे वो उनका जो बॉन्ड होगा वो रासायनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। हम उसे क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे कि वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है वो क्या कहलाएगा, हमारा यौगिक कहलाएगा। अब यौगिक जैसे हमारे पास देखते हैं जल, ठीक है, जल होता है H2O, ठीक है, जल क्या होता है, H2O। हमारे पास जैसे मान ले कि एक बहुत सारा ड्रम पड़ा है, इसके अंदर एक हाइड्रोजन है और एक के अंदर ऑक्सीजन है, पर उसके अंदर हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन का जब 1 और ऑक्सीजन का अनुपात 8 होगा ना, 1:8 के अंदर ही जब मिलेंगे तभी हम ये कह सकते हैं कि वो जल को फॉर्म करेंगे, H2O को फॉर्म करेंगे, ठीक है, वरना इनका कुछ और बन जाएगा, जल नहीं बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तभी जल बनाएंगे जब वो 1:8 के अंदर मिलेंगे, ठीक है। फिर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें पता है कि नेचर के अंदर कार्बन बहुत है, ऑक्सीजन बहुत है, पर जब कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 के अंदर मिलेंगे ना तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, अदरवाइज कुछ और बनेगा। जैसे ऑक्सीजन है, उसको अगर अपने O3 ले दें तो यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोनेट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बना। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा, जब 3:8 मिलेंगे। NH3 है, अमोनिया है, अमोनिया कब बनेगा, जब 14:3 के अंदर होंगे। सोडियम क्लोराइड 23:35.5 के अंदर होंगे तभी सोडियम क्लोराइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड के बाद गए 5:12 के अंदर होंगे। बाकी इनका जो रासायनिक संयोजन है उसके जो नियम वगैरह हैं वो हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ लिए थे। अगर आपको इन सबको दोबारा समझना है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि यौगिक की और क्या क्या गुण धर्म है, ठीक है। यौगिक जो है उसका जो संगठन होता है ना वो हमेशा स्थायी रहता है। जैसे अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 1:8 के अंदर मिला के जल बना दिया। अब ऐसे नहीं हो सकता कि वो जल है वो अपने आप जैसे टूट के हाइड्रोजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर H2O बन गया है तो वो बना रहेगा, ठीक है। उनका जो संगठन होता है वो क्या होगा, हमेशा स्थायी रहेगा। अब नए यौगिक के गुणधर्म होते हैं ना वो पूरी तरह भिन्न भिन्न होते हैं। अब कैसे, हाइड्रोजन हमारे पास हाइड्रोजन है चाहे ऑक्सीजन है वो दोनों गैस फॉर्म के अंदर होते हैं, पर हमारे पास जो H2 है जो वाटर बनता है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो
पहले उनकी क्या थी, गैसीय अवस्था थी, फिर उनकी लिक्विड अवस्था में आ गए वो। तो दोनों जो पहले वाले जो उनके गुणधर्म थे वो इस वाले गुणधर्म से अलग हुए, बनने के बाद, यौगिक बनने के बाद अलग हो गए। तो हम कह सकते हैं कि नए यौगिक के जो गुणधर्म होते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कि यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। अब वो रासायनिक है, रासायनिक विधियों से अलग कर सकते हैं। अब H2O को ऐसे नहीं हो सकता कि हम जैसे छलनी ले, पानी को छाने, हाइड्रोजन ऊपर रह जाएगा, ऑक्सीजन नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमें इससे को अलग करना है तो वो क्या, किससे कर सकते हैं, किसी भी रासायनिक मेथड से कर सकते हैं या विद्युत रासायनिक मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यौगिक है। ठीक है, तो हमने तत्व और यौगिक दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मिश्रण। ठीक है, मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के असमान अनुपात में मिलकर बनाया गया पदार्थ क्या होता है, मिश्रण कहलाता है। अब जो यौगिक था वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना था। ठीक है, और उनका अनुपात क्या था, निश्चित था, तब तो बनता यौगिक। और इसके अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ है, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, और ना उनका अनुपात सेम होगा, ना कोई मात्रा सेम होगी, कुछ भी सेम नहीं होगा। ठीक है, वो अगर बन गया कोई भी चीज का, जो अगर मिश्रण कह देंगे, किसी भी चीज को मिलाएंगे XYZ को, तो वो मिश्रण बनेगा। ठीक है, अब मिश्रण का जो प्रत्येक घटक होता है ना, उसका अलग अलग, अब जैसे यौगिक था, यौगिक के अंदर क्या था हमारे पास, जो यौगिक के अंदर जैसे जो एलिमेंट्स थे उनका पहले अलग था, बाद के अंदर बनने के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो अलग थी। ठीक है, पर मिश्रण के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जितने घटक मिले हमें, उनके खुद के जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग ही रहेंगी। ठीक है, मिलके कोई नई प्रॉपर्टीज नहीं बनाएंगी। जैसे वायुमंडल के अंदर गैसेज है, जैसे शरबत है, ये सेम उसके जो गुणधर्म है वो सेम रहेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मिश्रण को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, समांगी मिश्रण और विस्मांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के अंदर क्या होगा, ऐसे मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी घटक एक समान भौतिक अवस्था में होंगे, वो क्या होंगे, समांगी मिश्रण। ठीक है, अब जैसे वायु है, वायु के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितने नाइट्रोजन, जितने गैसेज है, उनका जो एक मिलाएंगे, सबके सब गैस फॉर्म के अंदर मिलके एक जैसे वायु वो बना रही है। तो वायु के अंदर जितने घटक है वो एक समान भौतिक अवस्था के अंदर है, गैसीय अवस्था के अंदर है। हम देखेंगे जल और अल्कोहल दोनों लिक्विड फॉर्म के अंदर है। मिश्र धातुएं, अब धातुएं हैं जैसे, अब उनको मिलाएंगे हम तो वो क्या एक फॉर्म करेंगे, मिश्र धातु, सभी धातुओं को मिलाएंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास समांगी मिश्रण, कि हम ऐसे मिश्रण जिसमें उपस्थित घटक क्या होंगे, एक समान भौतिक अवस्था के अंदर होंगे। ठीक है, फिर पढ़ते हैं विस्मांगी मिश्रण। विस्मांगी के अंदर क्या होता है, ऐसे मिश्रण जिसके घटक अवयवों की भौतिक अवस्थाएं समान नहीं होती, अलग अलग होती है, उससे क्या कहेंगे, विस्मांगी मिश्रण। जैसे वायु है, वायु के अंदर तो सारी गैसेज होती है, पर उसके अंदर अगर धूल के कण मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, विस्मांगी मिश्रण बन जाएगा। अब जैसे दूध है, ठीक है, दूध अगर पानी को मिलाएंगे तो वो भी एक विस्मांगी मिश्रण बनेगा। अब होते हैं तो दोनों ही लिक्विड फॉर्म के अंदर है। ठीक है, पर इसके अंदर जो उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो पानी होगा उसकी प्रॉपर्टीज वो अलग शो करेगा, दूध वाली अलग करेगा। ठीक है, अगर हमने दूध को जैसे पानी मिला के अगर फ्रिज के अंदर रख दिया तो क्या होगा, दूध की तो बर्फ बन जाएगी, वो पानी की तो जो है वो बर्फ बन जाएगी, दूध अलग रह जाएगा। हम छाछ होती है, छाछ के अंदर कितना ही पानी रखा हो, अगर उसे हम 2 या 3 या 4 घंटे के लिए रख देते हैं, पानी ऊपर ऊपर आ जाता है, छाछ है वो नीचे रह जाती है, तो वो दोनों अवस्थाएं अलग हो रही है। ठीक है, तो वो हमारे पास हो जाएगा विस्मांगी मिश्रण। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विस्मांगी मिश्रण में क्या होगा, ये जो घटक होते हैं वो आपस के अंदर रासायनिक अभिक्रिया क्या है, नहीं करते हैं। ठीक है, विस्मांगी मिश्रण में क्या होगा, ये जो घटक होंगे वो क्या करेंगे, अपने आपस में रासायनिक अभिक्रिया है वो नहीं करेंगे। अब हम पढ़ते हैं विलयन के बारे में। विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को अगर अपने मिला देंगे ना, उसको कहेंगे हम विलयन। ठीक है, अब विलयन के भी 3 प्रकार होते हैं, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। ठीक है, विलयन कैसे फॉर्म होगा, दो या दो से अधिक अगर समांगी मिश्रण को मिलाएंगे तो विलयन मिलेगा।
विलयन के हमने 3 टाइप्स पढ़ने हैं, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। ठीक है, अब वास्तविक जो विलयन होता है ना वो होता है समांगी मिश्रण। वास्तविक विलयन कौन सा होता है? समांगी मिश्रण। कोलाइडी विलयन होता है वो होता है विषमांगी मिश्रण, और निलंबन भी क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। अब वास्तविक जो विलयन है वो एक ही अवस्था के अंदर मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर वास्तविक विलयन हमें ये कोई कह दे कि ये वास्तविक विलयन है तो उसके अंदर क्या होगा? एक ही जैसी चीजें फॉर्म होंगी। ऐसे नहीं होगा कि हमें अलग अलग चीज का पता चल रहा हो। ठीक है, जैसे हम पानी के अंदर अगर अपनी चीनी को मिला दें, अच्छे से मिक्स कर दें, तो अब ऐसे नहीं होगा कि हम जैसे पहला घूंट पिया तो कम मीठा लग रहा था, दूसरा पियेंगे ज्यादा मीठा लगेगा, मतलब वो एक समान अवस्था के अंदर घुलेगा। ऐसे नहीं होगा पानी के अंदर ऊपर की साइड में कम चीनी घुली है, नीचे की साइड में ज्यादा चीनी घुली हुई है। ठीक है, मतलब वो एक ही अवस्था के अंदर होंगी। पर जो अपना कोलाइडी विलयन होता है वो 2 प्रावस्था के अंदर मिलता है। जैसे हम ये कहें कि पानी के अंदर शाही मिला दे, ठीक है, तो उनकी जो अलग अलग अवस्था है उनका पता चलता है। ठीक है, मक्खन हुआ, दूध हुआ, वो अलग अलग अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इनका अलग अलग हमें क्या होता है? पता चलता है। और जो निलंबन होता है उसके अंदर भी सेम ही होता है। कोलाइडी और निलंबन के अंदर लगभग सेम ही चीजें होती हैं, पर एक मामूली सा एक अंतर होता है। ठीक है, इसके पार्टिकल्स के जो कण है, अगर उसके अंदर हमें जो चीज मिलाई है ना उसके जो कण होंगे, अगर वो क्या है? थोड़े छोटे हैं, ठीक है, तो वो कोलाइडी विलयन में आ जाएंगे, और वो बड़े हैं तो वो निलंबन में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि विलयन जो है, वास्तविक विलयन, उसके अंदर जो कणों का आकार होता है ना वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है? कम होता है। कोलाइडी विलयन के अंदर हमारे पास 1 से 100 नैनोमीटर तक होता है, और जो निलंबन है उसके अंदर 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है। ठीक है, हमें पता है 1 नैनोमीटर वो किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इन सब का आकार पता चल गया कि वास्तविक विलयन के अंदर जो कण होंगे उसका आकार कितना होगा? 1 नैनोमीटर से भी कम होगा। कोलाइड के अंदर 1 से 100 नैनोमीटर होगा, और निलंबन के अंदर 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर उसके कण इतने छोटे छोटे हैं, 1 नैनोमीटर है अगर वास्तविक विलयन के कण, तो ये क्या करेंगे? टिंडल प्रभाव हमें शो नहीं करेंगे। और जो कोलाइडी विलयन है उसके कण उससे बड़े हैं, तो ये क्या करेंगे? टिंडल प्रभाव को शो करेंगे। और जो निलंबन भी होगा उसके अंदर भी हमें टिंडल प्रभाव शो होगा। ठीक है, अब वास्तविक विलयन है उसके पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे हैं, क्या हम इसे फिल्टर पेपर के द्वारा अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर कोलाइडी विलयन जैसे पानी और शाही है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 1 से 100 नैनोमीटर होते हैं, और उसे क्या कर सकते हैं? हमने अलग कर सकते हैं फिल्टर पेपर से। ठीक है, कोलाइडी विलयन है उसके जो कण हैं वो भी क्या होंगे? फिल्टर पेपर से अलग नहीं होंगे। ठीक है, पर निलंबन के अंदर क्या हो जाएंगे? इसके पार्टिकल्स होते हैं वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं, इसलिए वो फिल्टर पेपर के थ्रू अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जो वास्तविक विलयन होता है उसे अपकेंद्रण विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता उसके पार्टिकल्स को, पर जो कोलाइडी विलयन है उसे हम अलग कर सकते हैं, अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे दही से मक्खन निकालेंगे तब हो जाएगा। ठीक है, दूध से जेली, कोहरा, इसे अपकेंद्रण के द्वारा क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा निलंबन। ठीक है, वो तो फिल्टर पेपर के थ्रू ही पृथक हो गया था, तो उसे करने की जरूरत नहीं है अपकेंद्रण से। ठीक है, हम अब बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि वास्तविक विलयन को अपकेंद्रण विधि के द्वारा क्या है? अलग नहीं किया जा सकता। कोलाइडी विलयन के अंदर उसके जो पार्टिकल्स हैं उसे अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। निलंबन के अंदर तो पहले ही हम फिल्टर पेपर के थ्रू उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल बनेंगे वास्तविक विलयन के, जैसे वायु हो गया, जल और नमक हो गया, जल और अल्कोहल हो गया। ठीक है, कोलाइड का जैसे दूध, कोहरा, जल और शाही, जेली, मक्खन हो गया। और निलंबन के अंदर जल और जैसे रेत। ठीक है, रेत मतलब मिट्टी। ठीक है, अब हम कुछ फैक्ट पढ़ते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
हम देखते हैं कि हमारे पास 7 ऐसी उप धातु हैं जो अर्धचालक हैं, जैसे बोरोन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ठीक है, पोलोनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम। हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम का जो ऐसक है वो क्या होता है, बॉक्साइड होता है। मिश्र धातु होती हैं, कुछ धातुओं को मिलाकर बनाते हैं हम मिश्र धातु। मिश्र धातु के अंदर हम देखते हैं कि पीतल, ठीक है, पीतल है वो तांबा प्लस जस्ता से मिलके बना है। इसके लिए हमने एक ट्रिक भी देखी है कि पिताजी से इसे याद रखा जा सकता है, ठीक है। पी से पीतल, ता से तांबा और जिंक से जी से जिंक या फिर जस्ता कह सकते हैं हम, ठीक है। फिर हम देखते हैं कांस्य। कांस्य है वो बना है तांबा प्लस टिन से, ठीक है। इसको हम याद रख सकते हैं, जैसे कांता आंटी, ठीक है। कांता से का से कांस्य और त से तांबा और आंटी से टिन याद रह जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि फ्यूज तार। फ्यूज तार बना है सीसा प्लस टिन से, ठीक है। फ्यूज तार किससे बना है, सीसा प्लस टिन से। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे फ्यूज हैं वो कैसे उड़ जाएंगे, जब हम शीशे से टकराएंगे। शीशे से जब टकराएंगे तो क्या हो जाएंगे, हमारे फ्यूज उड़ जाएंगे। तो फ्यूज तार सीसा प्लस टिन। फिर ये तो इजी रहता है कि स्टील है वो किससे मिलके बनता है, फेरस प्लस कार्बन से। ये तो इजीली याद रह जाता है कि स्टील किससे बनता है, फेरस प्लस कार्बन से, ठीक है। लोहा प्लस हम कह सकते हैं कार्बन, ठीक है, लोहा प्लस कार्बन। अगर इसे आप वैसे ट्रिक के थ्रू याद रखना चाहो तो वैसे रह सकते हो, ठीक है। काला, ठीक है, का से तो कार्बन हो गया और लै से फेरस लोहा हो गया, ठीक है। स्टील कैसा है तो याद रख लो काला है, कैसे, फेरस प्लस कार्बन से, ठीक है, लोहा। फिर हम देखते हैं स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील है वो मिलके बनता है हमारा स्टील या फिर क्रोमियम और निकल से। स्टील, क्रोमियम और निकल को मिलाएंगे तो स्टेनलेस स्टील बनेगा, ठीक है। जो गन मेटल है ना वो बनता है कॉपर, जिंक और एसन, ठीक है, टिन से, ठीक है। कॉपर, जिंक और टिन से मिलके बनता है हमारा क्या, गन मेटल, ठीक है। फिर हम देखते हैं अम्ल गम, ठीक है, वो मिलता है मरकरी प्लस कोई भी अपने धातु को मिला देंगे ना मरकरी के अंदर तो हमारा बन जाएगा अम्लगम, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर हमें क्या नहीं मिलाना होता, फेरस नहीं मिलाना होता, ठीक है। अम्लगम है वो कब बनेगा, मरकरी प्लस धातु से बनेगा, ठीक है। पर किसको छोड़ना है, हमें सिर्फ फेरस को छोड़ना है, ठीक है। अब हम आगे कुछ और फैक्ट पढ़ते हैं धातुओं और अधातुओं के बारे में। हम फैक्ट पढ़ रहे थे, इसके अंदर हम देखते हैं धातुओं के बारे में कुछ फैक्ट हैं। जैसे धातु होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनावेशित हो जाते हैं। धातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या है, त्यागते हैं और धनावेशित हो जाते हैं। धातुएं ठोस होती है परंतु हमारे पास जो पारा है, जो मरकरी होती है वो क्या होती है, द्रव अवस्था के अंदर होती है। बाकी सभी धातुएं क्या होती है, ठोस होती है। धातुएं ठोस है तो वो कठोर भी होती हैं, परंतु हमारे पास लिथियम और पोटेशियम और सोडियम ये इतनी सॉफ्ट है, इतनी मुलायम है कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है। धातुएं ऑलमोस्ट तो क्या होती है, कठोर होती हैं, परंतु लिथियम, पोटेशियम और सोडियम को छोड़कर इन्हें क्या है, अपने चाकू से भी काट सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि पोटेशियम और जो सोडियम है हमारे पास वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इतने अभिक्रियाशील होते हैं कि इन्हें हम सीधा हवा के अंदर छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसे क्या करना पड़ता है, केरोसिन और तेल में डुबा कर रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि ये क्या है, वायु से क्रिया करके आग ना पकड़ ले, ठीक है। ये जो धातु है ना इनका घनत्व तो इतना कम होता है कि ये पानी के अंदर तैरती भी हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम के बारे में हमारे पास 3 फैक्ट आ चुके हैं, अगर आप ध्यान दोगे कि एक तो ये क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, दूसरा बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं और तीसरा उनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये क्या होती है, पानी के अंदर भी तैरती रहती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फॉस्फोरस के बारे में। इससे क्या है, पानी के अंदर डुबो के रखा जाता है, ठीक है। याद रखोगे आप कि फॉस्फोरस को क्या किया जाता है, पानी के अंदर डुबो के रखा जाता है ताकि ये भी क्या कर ले, किसी से भी क्रिया ना कर ले, क्योंकि ये भी वायु के साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। फिर हम पढ़ते हैं धातु है ना उसकी जब अपनी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे या फिर कोई भी धातु है वो ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, वो क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा। धातु की अगर अपनी क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, क्षारकीय ऑक्साइड बनेगा। अब क्षारकीय ऑक्साइड कैसे बनाएगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि धातु होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, अम्ल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है।
याद रहेगा। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास है गैलियम और सीजियम। ठीक है, ये जो दोनों धातु हैं गैलियम और सीजियम, अगर उन्हें हथेली पर रखा जाए तो भी वो पिघल जाती है। ठीक है, गैलियम और सीजियम क्या है, अपने हथेली पर रखें तो वो पिघल जाती है। धातु के अंदर क्या होता है, सोनोरस, तन्यता, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। मतलब तन्यता के अंदर तो क्या होगा, इसके वायर बनाए जा सकते हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब इनकी चादरें बनाई जा सकती है। ठीक है, उन्हें पीटते जाओ तो वो पतले होते जाते हैं। इन्हीं गुण के कारण तो हमें क्या होता है कि सोने के हम जो आभूषण बनाते हैं वो बना पाते हैं, गेट वगैरह बनाते हैं वो बना पाते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास धातुओं के हैं वो गुण आ जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज आएगी। अब हम पढ़ते हैं अधातुओं के प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अधातु क्या होते हैं। धातु क्या था, उन्होंने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर वो धनावेशी हो जाते हैं। तो अधातु क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाएंगे। अधातु क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाएंगे। ठीक है, अधातुओं के बारे में पढ़ा था कि ये जो है वो सामान्य होती है या फिर चमक विहीन होती है। पर अधातुओं के अंदर आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो क्या होती है, चमकीली होती है। ठीक है, हमने हीरा भी पढ़ा है, हीरा भी अधातु के अंदर आता है, फिर भी वो क्या होता है, चमकीला होता है। जो हीरा है वो जो कार्बन है उससे ही मिलके बना होता है। ठीक है, अब अधातुओं के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, विद्युत के अचालक होते हैं या कुचालक होते हैं। पर ग्रेफाइट जो धातु है वो विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। ठीक है, जो ब्रोमीन होती है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि अधातु है उसकी अगर अपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमें प्राप्त होगा अम्लीय ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि अधातु किसकी तरह बिहेव करते हैं, हमारे पास अम्ल की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा सॉरी, वो मिस्टेक हो गई। जो धातु होते हैं ना वो क्या होते हैं, बेस की तरह कार्य करते हैं, क्षार की तरह। सॉरी, मिस्टेक हो गई। धातु कह क्षार की तरह कार्य करते हैं, तो इसलिए धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारीय ऑक्साइड बना देंगे। और जो हमारे पास अधातु है, ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन के रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास अम्लीय ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि जो उपधातु होते हैं, ठीक है, उपधातु है वो क्या करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इसे एम्फोटेरिक कहा जाता है। ठीक है, अब इसे उभयधर्मी भी कहते हैं। ठीक है, उभयधर्मी भी कहते हैं। अब जो ये एम्फोटेरिक है वो होते हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ZnO हो गया, BeO हो गया, PbO हो गया। ठीक है, लेड ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब के सब क्या करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, अपन अगर इसके अब हम देखते हैं जैसे जो ऑक्सी एसिटिलीन होता है जो एक उपधातु है। ठीक है, उसका जो यूज है वो ज्वाला के अंदर किया जाता है, मतलब जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं उसके उस टाइम जो हम आग जलाते हैं जैसे उसके अंदर किया जाता है ऑक्सी एसिटिलीन का। ठीक है, हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसकी अगर अपने क्लोरीन के साथ अपक्रिया करते हैं तो फोस्जीन बनती है। ठीक है, क्या बनती है, फोस्जीन बनती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन की अपक्रिया करवाएंगे तो फोस्जीन बनती है, जो कि अपने पास क्या है, एक विषैली गैस है। ठीक है, फिर हम एक फैक्ट देखते हैं कि कपूर है, कपूर का नाइट्रोजन गैस के अंदर जो विलयन बनेगा ना, कपूर का नाइट्रोजन गैस के साथ जो विलयन बनेगा वो क्या होता है, गैसीय विलयन होता है। क्योंकि हमें पता है कपूर क्या होता है, हमारे पास कपूर होता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और नाइट्रोजन होती है गैस, सॉलिड और गैस मिलके ये क्या बनाता है, गैसीय विलयन ही बनाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अभिक्रियाशीलता के आधार के ऊपर हम देखते हैं, हमने पहले पढ़ा था कि पोटेशियम है, अपने पास सोडियम है, लिथियम है, ये क्या होते हैं, अति अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, उस अकॉर्डिंग जैसे ये किस तरह से अभिक्रिया करते हैं उस तरह से ही बांटा गया है। जो अपने पास पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, उससे कम सोडियम होता है, उससे कम कैल्शियम होता है, उससे कम मैग्नीशियम होता है, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, फिर फेरस, फिर Pb लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर। ठीक है, इस तरह से होता है, अर्जेंटीना, लेड, गोल्ड, ओरम। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील की बात करें तो सोडियम और हमारे पास पोटेशियम है। तो ये इतना अभिक्रियाशील होते हैं कि ये कोल्ड वाटर के साथ भी क्या कर देते हैं, अभिक्रिया दे देते हैं। ठीक है, पर कैल्शियम उससे थोड़ा सा कम होता है तो उसकी रिएक्शन जो होती है वो नॉर्मल वाटर के साथ देता है।
मैग्नीशियम होता है वो क्या करेगा, हॉट वाटर के साथ ही रिएक्शन दे पाता है, नॉर्मल वाटर के साथ नहीं दे पाता। फिर देखते हैं एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, फेरस हो गया, ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं कर पाते। इनके लिए तो वाटर को और गर्म करना पड़ेगा, भाप बनाना पड़ेगा, तब जाके ये उसके साथ रिएक्शन कर पाते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर हो गया, ये तो क्या है कि रिएक्शन ही नहीं करते वाटर के साथ। जो Ag हो गया, Hg हो गया, ओरम हो गया, हम देखते हैं यार गोल्ड वगैरह या हमने जो सिल्वर वगैरह जो भी पहने रखते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते, तभी तो वो वैसे के वैसे रहते हैं हम। ठीक है। तो ये पढ़ लिया हमने। अब अपने बात करेंगे कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो वो हो जाएगी अपने पास ओरम। ठीक है। तो ये याद रखना, धातु के साथ अगर अपने वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस है वो निकल जाएगी। ठीक है। फिर हम एक इम्पोर्टेंट रसायन की बात करते हैं जिसका नाम है एक्वा रेजिया। क्या है, एक्वा रेजिया, जिसे हम रॉयल जल भी कहते हैं। एक्वा रेजिया को क्या कहते हैं, रॉयल जल। रॉयल जल भाई क्यों कहते हैं, जो रॉयल जल होता है ना, ये गोल्ड को गलाने या प्लेटिनम को गलाने के काम आता है। ठीक है। बहुत सारे टाइम आपने देखा होगा कि गलियों के अंदर घूमते रहते हैं लोग कि अपना सोना है वो वॉश करवा लो, उसके अंदर वापस चमक ले आओ, ये वो। तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, जो अपने पास गोल्ड वगैरह होता है उसको उस पानी के अंदर डालते हैं। ठीक है, एक्वा रेजिया के, और उसके अंदर डालने से उसके अंदर जो ऊपर वाले जो पार्टिकल होते हैं वो उतर के उस पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। अब जो एक्वा रेजिया होता है ना, वो किसका सॉल्यूशन होता है, वो कैसे बनता है, तो हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को अगर अपने मिलाएंगे किसके अंदर, 3:1 के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, एक्वा रेजिया मिलेगा। ठीक है। हमारा जो तत्व यौगिक और जो मिश्रण है वो चैप्टर अब यहीं ख़त्म होता है। अब इसके PYQ है वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।